हेलो मेडिकोस, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। तो आज हम पढ़ेंगे एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, पैक सेल वॉल्यूम और ब्लड इंडाइसिस के बारे में। नाउ व्हाट इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और ESR? इट इज द रेट एट विच द एरिथ्रोसाइट सेटल्स डाउन, यानी कि एरिथ्रोसाइट जो रेड ब्लड सेल्स भी कहलाते हैं, उनके सेटल होने का रेट, उसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और ESR। जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीसीज जो है वो ब्लड में एक यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड हुए होते हैं, जिसको कहते हैं सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी। अगर ब्लड के साथ प्रॉपर एंटीकोएगुलेंट मिक्स करके हम उसे ऐसे वर्टिकल ट्यूब में रखते हैं और उसको डिस्टर्ब नहीं करते, तो बेस पे सबसे नीचे ग्रेविटी के पुल के कारण आरबीसी जमा होंगे और उसके ऊपर प्लाज्मा जमा होगा। नाउ दिस इज कॉल्ड ESR। इसको सैड रेट भी कहते हैं और बायर्नकी रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले 1897 में एडमंड बायर्नकी ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था। नाउ डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं? तो ESR डिटरमाइन करने के लिए हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। पहली है वेस्टर-ग्रीन मेथड और दूसरी है विंट्रोब मेथड। नाउ तो वेस्टर-ग्रीन मेथड है, उसमें हम एक ट्यूब लेते हैं कि जो दोनों एंड से ओपन होती है। उसकी लेंथ होती है 300 mm। उस पे 0 to 200 तक मार्किंग्स होते हैं फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड्स। नाउ ये सिर्फ ESR डिटरमाइन करने के लिए ही यूज होती है। नाउ प्रोसेस क्या है? तो 1.6 ml ब्लड, उसके साथ हम मिक्स करते हैं 0.4 ml 3.8% सोडियम साइट्रेट एज एन एंटीकोएगुलेंट। इसको हम ये वेस्टर-ग्रीन ट्यूब जो है उसमें डालते हैं और स्टैंड पे रखते हैं। 1 घंटे के लिए उसको विदाउट डिस्टर्बिंग रखते हैं और उसके बाद हम रीडिंग लेते हैं। नाउ विंट्रोब मेथड। तो विंट्रोब मेथड की जो ट्यूब है वो एक एंड से खुलती है, उसकी लेंथ होती है 110 मिलीमीटर्स और 3 मिलीमीटर्स का उसका बोर होता है। वो जो है वो ESR और PCV यानी पैक सेल वॉल्यूम दोनों को मेजर करने के लिए यूज होती है। कैसे? तो उसके एक साइड पे 0 to 100 मार्किंग होते हैं अबाउ डाउनवर्ड्स और दूसरी साइड पे 100 से 0 तक का मार्किंग होता है अबाउ डाउनवर्ड्स। ओके, यानी यहां 0 ऊपर आएगा, यहां 100 ऊपर आएगा। यहां दिस इज mm मिलीमीटर्स एंड दिस इज इन परसेंटेज। नाउ क्या करते हैं इसमें? तो 1 ml ब्लड लेते हैं और उसके साथ एंटीकोएगुलेंट के तौर पर इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड लेते हैं। अब इस मिक्सचर को जो विंट्रोब ट्यूब है उसके 100 मार्क जो है तब तक उसको फिल करते हैं और 1 घंटे तक उसको ऐसे ही रखते हैं और 1 घंटे के बाद रीडिंग लेते हैं। नाउ तो ये रीडिंग क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू दोनों मेथड से क्या होती है, ये अब हम देखेंगे। नाउ वेस्टर-ग्रीन मेथड से जो नॉर्मल वैल्यू हमें मिलती है, तो मेल्स में 3 to 7 mm एट द एंड ऑफ 1 hour, फीमेल्स में 5 to 9 mm एट द एंड ऑफ 1 hour और चाइल्ड में ये होता है 0 to 2 मिलीमीटर्स एट द एंड ऑफ 1 hour। विंट्रोब मेथड से ये मेल्स में होता है 0 to 9 mm एट द एंड ऑफ 1 hour, फीमेल्स में ये होता है 0 to 15 mm एट द एंड ऑफ 1 hour और चाइल्ड में ये होता है 0 to 5 mm
at the end of 1 hour. So these are the normal values of ESR by these two methods. Significance of ESR. ESR का जो टेस्ट है वो इनएक्सपेंसिव और नॉन स्पेसिफिक है। इस टेस्ट की मदद से हम पर्टिकुलर डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट हमें ऐसा नहीं दिखाएगा कि कौन सा डिजीज है, लेकिन कई बार ये टेस्ट जो है वो डायग्नोसिस कंफर्म करने में हमें मदद करता है। इसके साथ साथ प्रोग्नोसिस जानने में, यानी कि द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड रिस्पॉन्स टू थेरापी, ये जानने में ये ESR टेस्ट जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है। नाउ कौन कौन से डिजीजेस में ये ESR हमें हेल्प करता है? तो सबसे पहले आता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पोलीमायल्जिया रूमेटिका और टेम्पोरल आर्टेराइटिस। ये सारे डिजीजेस में ESR की वैल्यू हमें हेल्प करती है। नाउ तो ESR पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स ESR बढ़ाते हैं? तो सबसे पहले आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ RBCs। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी जितनी बढ़ेगी उतना RBC का वेट बढ़ेगा और ESR भी बढ़ेगा। नाउ दूसरा है रोलेक्स फॉर्मेशन। नाउ रोलेक्स फॉर्मेशन जानते हैं कि RBCs जो है एक दूसरे पे पाइल अप हो जाते हैं, तो रोलेक्स फॉर्मेशन की वजह से भी ESR बढ़ेगा। नाउ थर्ड इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ RBCs। RBCs का नंबर जो कम होगा तो क्या होगा कि RBCs जो है उनकी जो विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी कम होगी। विस्कोसिटी कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो ESR जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट इज साइज ऑफ RBC। अगर RBCs की साइज बढ़ती है तो ESR भी बढ़ता है। एंड लास्ट इज नंबर ऑफ RBCs। जैसा कि हमने देखा कि अगर नंबर कम है तो विस्कोसिटी कम होगी और ESR बढ़ेगा। ये सारे फैक्टर्स की वजह से ESR बढ़ता है। नाउ ऐसे कौन कौन से फैक्टर है कि जिसमें ESR कम होगा? तो जब विस्कोसिटी RBC की ज्यादा होगी, तो ESR कम होगा, क्योंकि विस्कोसिटी ज्यादा होने के कारण रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, तो ESR कम होगा। ना इसके अलावा अगर RBC का नंबर बढ़ जाता है, इंक्रीज नंबर ऑफ RBC, तो क्या होगा? विस्कोसिटी भी बढ़ेगी और ESR इसमें भी कम होगा। नाउ अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो ये जो ESR है वो ESR डिफरेंट एज और सेक्स में कैसे रहता है? तो जैसा कि हमने देखा कि चाइल्ड में और इन्फेंट्स में RBC का नंबर ज्यादा होता है। RBC का नंबर ज्यादा होगा तो ESR होगा कम। दूसरा फैक्टर है सेक्स। फीमेल्स में यह ज्यादा होता है क्योंकि उनमें होते हैं RBCs कम। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ब्लड लॉस होता है, RBCs लॉस होते हैं, इसीलिए ESR हो जाएगा हाई। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर 3 months ये जो ESR है वो 35 mm तक जा सकता है बिकॉज ऑफ हीमोडाइल्यूशन। ओके, नाउ कौन कौन से डिजीजेस में ये बढ़ता है और कौन कौन से डिजीजेस में ये कम होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, all kinds of anemia except sickle cell anemia, then malignant tumors, liver disease and rheumatic fever में ESR हाई होता है। कम कब होता है? एलर्जिक कंडीशंस में, सिकल सेल एनीमिया में, पेप्टोन शॉक में, पॉलीसाइथीमिया में, ये सारी कंडीशन में
जो ESR है वो कम होता है। कई बार सीवियर ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन में भी ESR कम होता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे PCV यानी कि पैक सेल वॉल्यूम के बारे में। नाउ PCV is the proportion of blood occupied by RBCs which are expressed in the percentage, यानी कि RBCs ब्लड का जितना प्रोपोर्शन कवर करता है और उसको हम जब परसेंटेज में दिखाते हैं उसको कहते हैं PCV। इसको हिमेटोक्रिट वैल्यू भी कहते हैं। नाउ जब भी हम ब्लड को लेके उसे एंटीकोएगुलेंट के साथ मिक्स करके सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो बॉटम पे आरबीसी का जो वॉल्यूम मिलता है उसको कहते हैं PCV। तो ये कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं? तो क्या करते हैं कि हम ब्लड लेते हैं, ब्लड में प्रॉपर एंटीकोएगुलेंट हिपेरिन या इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड मिक्स करते हैं। अब विंट्रोप ट्यूब लेते हैं, उसमें 100 मार्क तक हम ये मिक्सचर फिल कर देते हैं। नाउ अब हम विंट्रोप ट्यूब को सेंट्रीफ्यूग मशीन में रखते हैं और 3000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट इतने स्पीड से हम उसको रोटेट करते हैं और उसके बाद थोड़े समय के बाद हम उसको वहां से निकाल लेते हैं। तो अब हमें विंट्रोप ट्यूब में कुछ ऐसा मिलेगा। विंट्रोप ट्यूब जैसा कि हम जानते हैं 90, 60, 50, 40, 20, 10। तो विंट्रोप ट्यूब में सबसे नीचे के पार्ट में हमें ये आरबीसीज मिलेंगे जिसको हम कहेंगे PCV। उसके ऊपर एक वाइट बफी कोट होगा। इस बफी कोट का कारण है WBCs एंड प्लेटलेट्स और उसके ऊपर होगा प्लाज्मा। ओके, सो ये जो पार्ट है उसको हम कहते हैं पैक सेल वॉल्यूम। नाउ नॉर्मल वैल्यूज क्या है इसकी? तो मेल में पैक सेल वॉल्यूम होता है 40 to 45% और फीमेल्स में ये होता है 38 to 40%। नाउ तो PCV का क्या सिग्निफिकेंस है? PCV जो है वो हमें हेल्प करता है इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोलीसाइथीमिया, determination of extent of dehydration and response of treatment, और लास्ट आता है for doing blood transfusion, for considering blood transfusion। तो ये सारे कॉजेस में हमें PCV हेल्प कर। तो कौन कौन सी कंडीशन में PCV ज्यादा होता है यानी कि बढ़ता है? तो पोलीसाइथीमिया, डिहाइड्रेशन, डेंगू शॉक सिंड्रोम में PCV ज्यादा आता है। कौन कौन सी कंडीशन में ये कम होता है? तो एनीमिया, देन लीवर सिरोसिस, हेमरेज एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी PCV की वैल्यू कम आती है। नाउ अब हम पढ़ेंगे ब्लड इंडाइसिस के बारे में। तो ये जो ब्लड इंडाइसिस है हमें एनीमिया को डायग्नोस करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले है कलर इंडेक्स। ना कलर इंडेक्स कैसे पाया जाता है? इट इज हीमोग्लोबिन परसेंटेज अपॉन RBC परसेंटेज। द नॉर्मल वैल्यू इज 0.85 to 1.1। अगर 0.85 से कम है तो उसको हम कहेंगे हाइपोक्रोमिक, और 1.1 से अगर ये ज्यादा है तो उसको हम कहेंगे हाइपरक्रोमिक एनीमिया। ओके, सो दिस वाज कलरिंग। अब हम पढ़ेंगे मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम।
दैट इज MCV। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है वो जो आरबीसी है उसका एवरेज वॉल्यूम दिखाता है। तो क्या फॉर्मूला है उसका? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इज इक्वल टू PCV into 10 upon number of RBCs in million per cubic millimeter of blood। Now उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 87 प्लस और माइनस 7। अगर ये 80 से कम हुआ तो उसको हम कहेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया, और अगर ये 94 से ज्यादा हुआ तो उसको हम कहेंगे मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो अब हम पढ़ेंगे मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, यानी एक सिंगल कॉर्पस्कल में हीमोग्लोबिन कितना है वो। तो उसको जानने के लिए हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर 100 ml इंटू 10 अपॉन RBCs इन मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ना इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 29 to 32 पिकोग्राम। ना अगर ये 29 से कम आता है तो उसको हम कहेंगे हाइपोक्रोमिक एनीमिया, और अगर ये 32 से ज्यादा आता है तो उसको हम कहेंगे हाइपरक्रोमिक एनीमिया। ना अब हम पढ़ेंगे मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। तो उसका फॉर्मूला है हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर 100 ml अपॉन PCV इन 100 ml इनटू 100। ना इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो होती है 32 to 36%। अगर ये 32 से कम हुई तो उसको हम कहेंगे हाइपोक्रोमिक, और अगर 36 से ज्यादा हुई तो उसको हम कहेंगे हाइपरक्रोमिक। तो ये जो सारे एनीमियाज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। होप यू लाइक द लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडिक टॉक्स। थैंक यू।